हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ये है टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जो एनसीईआरटी का पार्ट है। तो एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है वो हम लोग आज सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और कैसे कैसे इसके सॉल्यूशंस बन रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ये आपके बुक में भी है, आप देख सकते हो बड़े आराम से। Steel wire of length 4.7 meter and cross-sectional area this stretches by the same amount as a copper wire of length 3.5 meter and cross-sectional area भी given है under a given load. What is the ratio of the Young's modulus of steel to that of copper? तो सबसे पहले आप Young's modulus का जो फॉर्मूला होता है ना वो लिख डालो। वो क्या होता है? वो होता है फोर्स अपॉन एरिया और डेल्टा एल बाई एल, तो एल ऊपर चला जाएगा, ये फार्मूला होता है। और स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर, ये हमने कॉपर के लिए लिख लिया। स्टील के लिए भी सेम फार्मूला लिख लेंगे, ठीक है ना। यंग्स मॉडुलस स्टील के लिए लिख लेंगे हम लोग सेम फार्मूला। तो यहाँ क्या बोला गया? स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट, यानी कि डेल्टा एल दोनों में सेम है एंड अंडर द गिवन लोड, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस का रेशियो निकालिए। तो आपको क्या क्या गिवन है? आपको स्टील वायर की लेंथ गिवन है और गिवन लोड जो दोनों को दिया गया है वो भी सेम दिया गया है, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, यानी कि कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, यानी कि सेम होगा। तो यहाँ भी एफ लिखेंगे। कॉपर की बात करें तो हमारे पास कॉपर वायर की लेंथ गिवन है 3.5, तो आप यहाँ पे एल हटा दो, यहाँ पे आप लिखोगे 3.5 ये। और क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 3 इंटू 10 टू पावर -5, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 इंटू 10 टू पावर -5, 3 इंटू 10 टू पावर -5 एंड स्ट्रेचेज बाय द सेम अमाउंट। डेल्टा एल से स्ट्रेच हो गया, वही स्ट्रेच यहाँ भी आपको डेल्टा एल ही लिखना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट सेम है। और दूसरी बात में कॉपर वायर है और कॉपर वायर की जो लेंथ है वो 3.5 है, लेंथ 3.5। सॉरी, स्टील वायर की 4.7 है, सॉरी दिस इज स्टील वायर 4.7, यहाँ लिख लो आप 4.7 लेंथ। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टील के लिए 3 इंटू 10 टू पावर, ओ मैंने यहाँ ले लिया है, सॉरी कॉपर वायर में मैंने स्टील का ले लिया है। सो 10 टू पावर -5 का एरिया, स्टील का एरिया है 3 इंटू 10 टू पावर और कॉपर का एरिया है 4 इंटू 10 टू पावर -5। ये -5 कर दो, यहाँ 4 कर दो और 4.7 है। क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है 3 इंटू 10 टू पावर -5। देखो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया और ये डेल्टा एल हो गया। दिस इज इक्वेशन 1, -5 है ये, दिस इज योर -5, ठीक है। तो यहाँ डाल देते हैं -5, हो गया ना। अब इसको डिवाइड कर दें, इन दोनों को डिवाइड कर दो ताकि आपका रेशियो निकाल पाओ कॉपर टू स्टील। तो एफ डेल्टा एल तो कट, ठीक है ना। तो कॉपर बाय स्टील निकालनी है मुझे, हालांकि यहाँ बोला गया स्टील टू कॉपर, चलो उल्टा कर देंगे बाद में। तो ये हो जाएगा 3.5 अपॉन 4 इंटू 10 टू पावर -5, ये 4.7 3 इंटू 10 टू पावर -5, ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 3.5 इंटू 3 4 इंटू 4.7। इसी को आप इसी को उल्टा कर दोगे तो आपको ये रेशियो मिल जाएगा। यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन से बच्चे, इसमें और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन से, ठीक है ना। तो होपफुली इतना तो आप लोग बड़े आराम से कर लोगे, मुझे पता है। Stress strain curve for a given material is given. What are Young's modulus and approximate yield strength for this material? दो पार्ट है, पूछा गया है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस, देखो यंग्स मॉडुलस हम लोगों को मालूम है ना क्या होता है। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस यहाँ वाई एक्सिस की ओर दिखाया गया है, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस आपके लिए क्या हो गया? वाई हो गया, स्ट्रेन एक्स हो गया। तो यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए आपको इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, राइट। क्या बोला मैंने? स्लोप बोला है, स्लोप। अगर हम लोग इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लेते हैं
स्लोप फाइंड कर लेंगे तो वही हमारे को यंग्स मॉडुलस दे देगा। स्लोप फाइंड करने तो आप लोगों को आता है, मैथ्स के बच्चे हो, मैथ बहुत किया आप लोगों ने, तो आप लोग किसी 2 पॉइंट को पकड़ो और स्लोप निकाल लो, ठीक है ना। चलो एक पॉइंट पकड़ते हैं, यहाँ वाला एक पॉइंट डिफाइंड है ना, और एक ओरिजिन भी ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ का जो पॉइंट है वो क्या है 0.002, 150 और यहाँ है 0,0। तो ये स्लोप निकल गया लाइन का। तो हम लोग लिख सकते हैं 150 स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है 0.002। ये हो जाएगा 150 अपॉन 2 10⁻³ 15/2 इंटू 10⁴, यानी कि 7.5 इंटू 10⁴। अब इसका यूनिट क्या होगा, जो स्ट्रेस का होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये निकल के आ गया आपका, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल। यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कितने बोझ को, कितने फोर्स को या कितने वेट को ये सहन कर पाएगा, दैट इज यील्ड स्ट्रेंथ। तो उसके लिए आपको स्ट्रेस देखना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस पूछा गया है। जहाँ पे भी लिखा हो ना अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ, दैट मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेस। तो मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए आपको ग्राफ में जाना पड़ेगा। ये जो पॉइंट यहाँ आप देख पा रहे हो, दिस इज फॉर 300 स्ट्रेस, 300 इंटू 10⁶। अच्छा, यहाँ पावर 6 भी है बच्चों, स्ट्रेस के लिए पावर 6 है। यहाँ पर मेरे को पावर 6 लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। दिस इज इंटू 10⁶ लगानी पड़ेगी, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपको मिल रहा है अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ, वो है 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो बढ़िया है। द ग्राफ्स आर ड्रॉन टू द सेम स्केल, विच ऑफ द मटेरियल्स हैज द ग्रेटर यंग्स मॉडुलस। ग्रेटर यंग्स मॉडुलस के लिए आपको स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का करना पड़ेगा, ठीक है। (9.22) क्वेश्चंस को मैं दोबारा सेट कर रहा हूं, यहीं पे आप लोग नोट करो इसको पहले, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन बल्कि इसका पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन अलग है। ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक था जो हम लोगों ने कर लिया, यानी कि आगे जो क्वेश्चन है वो ये है आपके सामने। 2 ग्राफ गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9.3, और आपको बोला गया स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ्स ऑफ मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन फिगर 9.12। द ग्राफ्स आर ड्रॉन टू द सेम स्केल, विच ऑफ द मटेरियल्स हैज द ग्रेटर यंग्स मॉडुलस, राइट। विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गर मटेरियल। 2 क्वेश्चन पूछा गया है ग्राफ के बेसिस पे, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द ग्रेटर यंग्स मॉडुलस। देखो ये स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ है, जो जितना ग्राफ बड़ा होगा, जो जितना लाइन जितना एक्सटेंडेड तक जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटर यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना। यहाँ देखो ये कहाँ तक गया हुआ है, बहुत आगे तक ये लाइन गया हुआ है, ये लाइन यहीं पे खत्म हो गया, यानी कि जल्दी टूट गया होगा ये, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेटर यंग्स मॉडुलस किसका है, तो बोलेंगे ग्राफ ए के लिए ग्रेटर यंग्स मॉडुलस है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर कौन है, तो बोलेंगे भाई ये तो बहुत लंबे तक जा रहा है ग्राफ, ये पहले ही टूट गया, तो ए वाला मोर स्ट्रॉन्गर है ना। सीधी सी बात है, कुछ बहुत बड़ा इसमें कुछ फॉर्मूला है नहीं। हाँ, यहां बोला गया है रीड दी फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। द यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। क्या बोला गया है, यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर क्या ज़्यादा होगा या कम होगा। तो पहले यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले को आप समझो। ये क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल बाई एल। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो डेल्टा एल बाई एल, यानी कि यंग्स मॉडुलस एंड स्ट्रेन आर इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है। डेल्टा एल की अगर आप बात करो, यंग्स मॉडुलस एंड डेल्टा एल यानी कि एक्सटेंशन आर इनवर्स रिलेशन है। फॉर्मूला में यही है ना, इनवर्स का रिलेशन। या मैं इसको ऐसे लिख लूं, इलोंगेशन, मतलब जिसकी इलोंगेशन ज़्यादा होती है उसकी यंग्स मॉडुलस कम होती है।
ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा भी ट्रू है, जिसकी इलोंगेशन कम है उसकी यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, और यंग्स मॉडुलस जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा स्ट्रेस को झेल पाएगा, वो ज़्यादा फोर्स को झेल पाएगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील, नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आप यहाँ लिखोगे स्टेटमेंट ए के लिए, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, सिंस rubber can elongate more as compared to the steel and hence its Young's modulus will be very less as compared to that of steel, ठीक है ना। The stretching of a coil is determined by shear modulus, ये true statement है, B के लिए true statement है। Stretching of a coil is determined by its shear modulus, आपके पास कोई अगर coil है ऐसा, ठीक है ना, आप इसको दोनों तरफ फोर्स लगा के अगर खींचोगे तो ये कुछ शेप इसका चेंज हो जाएगा, इसका लेंथ और शेप दोनों ही चेंज होंगे। तो शियर मॉडुलस में यही तो होता है, लेंथ और शेप दोनों चेंज होते हैं, तो बोलेंगे यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इजी है ना, चलो अच्छी बात है। यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपके सामने। यहाँ बोला गया डायमीटर, राइट, 2 wires of diameter 0.25 centimeter are made of steel and the other made of brass are loaded as shown in figure. The unloaded strength length of steel wire is 1.5 and that of brass is 1 meter. Calculate, compute the elongation of the steel and the brass wire. दोनों की elongation आपसे मांगी गई है। न्यूमेरिकल है बच्चों, सॉल्व करो फटाफट, दिमाग लगाओ, ठीक है ना। क्या किया जाए, बिल्कुल यंग्स मॉडुलस वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। कैलकुलेट द इलोंगेशन, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील और कॉपर, ये आपके पास गिवन क्वांटिटीज है। इसमें हालांकि गिवन नहीं है, मैं कहीं से आपको गिवन करा देता हूँ, लिखवा देता हूँ, ताकि आपको खोजनी ना पड़े। इलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास फाइंड करनी है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील के लिए आप लिख लो, स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11। ब्रास के लिए भी मालूम होनी चाहिए, 0.9 × 10⁻11। ब्रास के लिए क्या है, 0.9 × 10⁻11, ठीक है ना। अब आप इसकी इस डाटा, या अब ये कंप्लीट डाटा हो गया है। देखो एनसीईआरटी में क्या होता है, बहुत बार ये कांस्टेंट नहीं देते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं खोजना पड़ता है। तो लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं है, एग्जाम में ये डाटा आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो लगाते हैं फिर, इलोंगेशन फाइंड करने के लिए काम करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला तो है हम लोगों के पास, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। उसके पहले थोड़ा फोर्सेस के बारे में सोचना पड़ेगा आपको। 4 kg फोर्स के बारे में अगर आप सोचोगे तो आपको 4G ऐसे नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये टेंशन इन स्टील ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे, और इसके नीचे भी है तो टेंशन इन कॉपर वायर, ब्रास वायर तो TB नाम दे दो ऐसे, ठीक है। और ये 6 kg वाला है, तो इसके लिए आप टेंशन इन ब्रास अपॉन 6G लिखोगे ऐसे। तो टेंशन इन, पहले इसको फाइंड करना आसान है क्योंकि ये 6 kg वाला बैलेंस है, तो आप क्या लिखोगे, ब्रास वाला के लिए लिखोगे 6G यानी कि 60 न्यूटन। टेंशन इन द ब्रास वायर इज 60 न्यूटन। अब इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, TS इज इक्वल टू 40 + TB, 40 हो गया, और ये जो TB है ये 60 हो गया, तो ये 100 न्यूटन आ गया TS, ठीक है ना, आ गया। अब आप स्टील की बात करते हैं, चलो। तो फोर्स स्टील में जो टेंशन लग रहा है वो कितना है, 100 न्यूटन है, तो पहले 100 न्यूटन लिखोगे। क्रॉस सेक्शन एरिया, डायमीटर दोनों का सेम है, डायमीटर दोनों का सेम है, यहाँ बोला गया है 0.25 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, πr² यानी कि 0.125 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो गया, ये एरिया हो गया क्रॉस सेक्शन। डेल्टा एल यहाँ पर लिख दोगे आप, डेल्टा एल ऑफ स्टील। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील मुझे मालूम है 2 × 10⁻11, और यहाँ पर लेंथ 1.5 मीटर है, तो यहाँ पे 1.5 मीटर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा एस निकाल लेंगे। थोड़ा मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मेरे को डेल्टा एस मिल जाएगा, सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर डेल्टा एल स्टील आपको निकल के आ जाएगा,
सब कुछ यहाँ गिवन है, आपको बस कैलकुलेट ही करना है इस पूरे को, ठीक है। यही फॉर्मूला, तो मेन काम था ये निकालना, टेंशन इन दिस टू वायर्स, स्टील वाले में और ब्रास वाले में। बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, लेंथ आपको गिवन है, ठीक है ना। आपको सिर्फ एक्सटेंशन ही तो फाइंड करनी है। अब यही वाला फॉर्मूला आप लगाओगे किसके लिए, ब्रास के लिए। तो ब्रास के लिए लगाओगे तो क्या लिखोगे, ब्रास के लिए आप ये लिखोगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास 0.9 इंटू 10⁻11। ब्रास वाले में जो आप टेंशन लगाओगे वो 60 न्यूटन लिखोगे। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा यही वाला, पाई आर स्क्वायर 0.0125 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर कर दो। चेंज इन ब्रास का लेंथ, और ये 1 मीटर यहाँ पे ले लेंगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेट करना है आपको। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो चेंज इन लेंथ इन ब्रास वाला, ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 0.9 इंटू 10⁻11 इंटू के बाद ये है पाई इंटू 0.125 10⁻² का स्क्वायर हो गया। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो सिर्फ कैलकुलेट करना है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये काम था आपको फाइंड करना, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9.6 करके देखते हैं। द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्यूब है आपके पास, ठीक है ना, क्यूब है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका फेस है। वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू ए वर्टिकल वॉल, ठीक है ना। चलो ठीक है, वॉल पे फिक्स कर दिया गया है। अ मास ऑफ 100 kg इज देन अटैच टू द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। पहले कोशिश करते हैं डायग्राम ड्रॉ करने की। क्यूब है कैसा, ये क्यूब है ऐसा कुछ, ठीक है ना। हमने क्या किया, इस फेस को वॉल से फिक्स कर दिया, दिस फेस इज फिक्स्ड। चलो अच्छी बात है। द शियर मॉडुलस अटैच्ड, वन ऑफ द फेस इज फर्मली फिक्स्ड टू द वर्टिकल वॉल। अ मास ऑफ 100 kg इज देन अटैच्ड टू द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। ये अपोजिट फेस वाला हो गया ना, अपोजिट फेस। यहां से हमने एक मास को लटका दिया ऐसे 100 kg। तो होगा क्या, ये थोड़ा सा नीचे की ओर डिफ्लेक्ट होना चाहेगा। ऑब्वियस सी बात है, इस फेस को फिक्स कर दिया, इस फेस पे हमने एक मास लटका दिया, तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, घूम जाएगा। द शियर मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम इज 25 GPa। व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस, GPM पास्कल, लेकिन G है कैपिटल G, जहां पर होगा गीगा उसकी जगह 10⁹ लिखेंगे हम लोग। वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द फेस क्या होगा, मतलब जब ये नीचे झुक जाएगा ना तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आएगा ना नीचे की तरफ, वो आपसे मांग रहा है। तो शियर मॉडुलस को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक और डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ये है शियर मॉडुलस, कि हमने इसके एक फेस को फिक्स कर दिया और इसके अपोजिट फेस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। कितना फोर्स है, 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन। तो ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। तो शियर मॉडुलस जो G होता है उसका फॉर्मूला तो यही लिखते हैं ना, फोर्स अपॉन एरिया, पैरेलल फोर्स लिखते हैं, अपॉन एरिया डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। जितने से डिफ्लेक्ट हो गया बॉडी, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय ओरिजिनल हाइट या ओरिजिनल लेंथ ऑफ द क्यूब, राइट, ये वाला चीज। तो पहले इस फॉर्मूला को आप याद कर लो, आपने लिखा होगा लेकिन हो सकता है क्वेश्चन करने टाइम आपको याद में ना हो, इसलिए मैंने इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो आपको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो G की वैल्यू गिवन है मेरे पास 25 इंटू 10⁻9। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए फोर्स कितना है, यहाँ पे बोला गया है कि मास लटका दिया गया 100 kg वाला, राइट। 100 kg वाला मास जब यहाँ लटकेगा तो इस फेस को नीचे लाने की कोशिश करेगा। 100 kg का मतलब हो गया 100 इंटू 10 यानी कि 1000 न्यूटन। आप यहाँ लिखोगे फोर्स की जगह 1000 न्यूटन। लेंथ, ओरिजिनल लेंथ वो तो मालूम है, ओरिजिनल लेंथ कितना 0.1 मीटर है, ठीक है। एरिया, एरिया कितना है, एरिया 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 तो फेस का एरिया होता है, दैट मीन्स 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो गया डेल्टा एक्स, जो वो टिल्ट करके नीचे आएगा, वो वाला फैक्टर है। तो सीधा सीधा यहाँ से डेल्टा एक्स हम लोग निकाल लेते हैं भाई। तो ये ख़त्म हो गया, तो ये भी ख़त्म हो गया, ये 10⁻4 बन जाएगा, डेल्टा एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से डेल्टा एक्स आपने निकाल लिया 10⁻4
अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इसको आप 100 इंटू 100 कर दोगे ना तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। ये 4 से कट गया तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। इतने से बॉडी डिफ्लेक्ट हो गया वर्टिकली डाउन। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, आगे जो क्वेश्चन है 9.7 है, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सारे क्वेश्चन सिंपल ही है, बस आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना है। और फॉर्मूले भी कितने हैं, 1 2 3 ही तो फॉर्मूले हैं। 4 आइडेंटिकल हॉलो सिलिंड्रिकल कॉलम यानी कि पिलर आप समझ सकते हो, ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट ए बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50,000 kg। आप मान लो 4 पिलर हैं, उसके ऊपर ब्रिज जैसा कुछ चीज होगा। द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ ईच कॉलम वो गिवन है, ठीक है ना। ऐसा कुछ है, एक ऐसा कुछ पिलर है आपके सामने, ठीक है ना। ये इनर रेडियस हो गया या आउटर रेडियस हो गया, यानी इतने का ही मास है इसमें, इतने का एरिया, इतने में मास है, बाकी ये हॉलो है। कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन राइट ऑफ द ईच कॉलम। इसके ऊपर वेट रखा गया है और ऐसे ऐसे 4 पिलर हैं, चारों पिलर मिल करके 50,000 kg मास को सस्टेन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आप लिखोगे ना फोर्स, वो mg ही तो लिखोगे ना, mg लिखोगे फोर्स। मास है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 गिवन है मास। g अगर आप 10 ले लोगे तो हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। इतने फोर्स को सस्टेन करेगा 4 पिलर। तो एक पिलर के लिए काम कर लेते हैं, बाद में समझ में आ जाएगा कि अच्छा बाकी पिलर के साथ भी सेम होगा। तो आप एक पिलर की अगर आप बात करते हो, एक पिलर के लिए तो कितना फोर्स ये लगेगा इसके ऊपर, ये लग जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 4। दिस इज द फोर्स, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस के लिए आप क्या लिखोगे, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाई स्ट्रेन। कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन यही होगा, ठीक है ना। तो स्ट्रेन मेरे को अगर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स एरिया एंड यंग्स मॉडुलस। फोर्स मैं क्या लिखूंगा, mg/4। मैं एक पिलर के लिए काम कर रहा हूँ, mg/4 दैट मीन्स 5 इंटू 10 टू पावर 5 डिवाइड बाई 4। एरिया आपको इतने का ही निकालना पड़ेगा जितना एरिया उसमें दिया गया है, यानी कि पाई बड़ा रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटा रेडियस का स्क्वायर। बाउंड्री का जो है बीच में तो है ही नहीं, है ना। एरिया छोटा, रेडियस इनर रेडियस आउटर, मतलब उसके बीच में ही पूरा मास आपको लेना है और उसके बीच का ही पूरा एरिया आपको लेना पड़ेगा। और यंग्स मॉडुलस है स्टील का, तो मुझे मालूम है 2 इंटू 10 टू पावर 11। स्टील का तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि बार बार मिलने वाला है। तो यहाँ से हम लोगों ने स्ट्रेन निकाल दिया एक पिलर के लिए, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, आपको सब कुछ गिवन है। बड़ा रेडियस 0.6 मीटर, छोटा रेडियस 0.3 मीटर, आप यहाँ डाल दो, सब कुछ हो चुका है। ये आ जाएगा स्ट्रेन इन 1 पिलर, इंटू 4 कर देंगे तो टोटल पिलर का स्ट्रेस आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे को मिल गया है क्वेश्चन नंबर 9.8। अ पीस ऑफ कॉपर हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, एरिया गिवन है, इज पुल्ड इन अ टेंशन विद फोर्स भी गिवन है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन, ठीक है ना। पीस ऑफ कॉपर, अब कॉपर का यंग्स मॉडुलस मालूम होनी चाहिए, वो मैं देख लेता हूँ। कॉपर का यंग्स मॉडुलस काम आने वाला है। तो कॉपर का यंग्स मॉडुलस जो आप लिखोगे वो फिक्स होता है 42 इंटू 10 टू, इसमें गिवन नहीं, जब गिवन होनी चाहिए थी। 42 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है ना। 42 इंटू 10 टू द पावर 9, 42 इंटू 10 टू द पावर 9 कॉपर के लिए है। ये कॉपर का यंग्स मॉडुलस 42 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन, तो क्या लिखोगे, यंग्स मॉडुलस लिखोगे, फोर्स अपॉन एरिया, और ये हो जाएगा नीचे में स्ट्रेन, ठीक हो गया। चलो कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर है। फोर्स हमारे पास गिवन है 44,500 है, 44,500 है। एरिया हमारे पास मिलीमीटर में है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट मीन्स 15.2 इंटू 19.1 इंटू 10 टू द पावर -6, ये मीटर बन गया बच्चों। और यहाँ से आपको यंग्स मॉडुलस भी आ रहा है, इधर तो यंग्स मॉडुलस भी आएगा ना,
हमने स्ट्रेन को यहाँ ले गया यंग्स मॉडुलस, तो आप यहाँ लिखोगे 42 इंटू 10⁹, ये आपको मिल गया कंफर्मेशन यहाँ पर। तो ये स्ट्रेन आपको यहाँ से डेवलप हो जाएगा, स्ट्रेन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन है, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9.9 एंड 9.10। ठीक है, यहाँ तक तो कर लेते हैं जल्दी जल्दी, है तो बड़ा सुपर इजी, तो बड़े आराम से आप लोग कर सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो दिख रहा है। स्टील केबल विथ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर सपोर्ट्स ए चेयर लिफ्ट ऑफ ए स्की एरिया इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड, मैक्सिमम स्ट्रेस गिवन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट द केबल कैन सपोर्ट। तो मैक्सिमम, देखो लोड का क्या मतलब है, लोड का मतलब है फोर्स। ठीक, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस मैक्सिमम तो फोर्स भी मैक्सिमम, या फोर्स मैक्सिमम तो स्ट्रेस मैक्सिमम बोलते हैं ना हम लोग। तो फोर्स क्या हो जाएगा, A इंटू स्ट्रेस, एरिया क्या लेंगे तो πr² लेंगे, पाई रेडियस गिवन है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करके πr² एरिया निकाल लो, और मैक्सिमम स्ट्रेस आपको गिवन है 10⁸, तो आपको मैक्सिमम फोर्स मिल गया न्यूटन में, हो गया। ठीक है ना, 9.10 बस हो गया, कैलकुलेशन ही तो है। रिजिड बार ऑफ मास 15 kg सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स, रिजिड वायर होगा कोई, रिजिड बार होगा ऐसा, इस पे 3 वायर बोल रहा है सिमेट्रिकली ऐसे लगा दो, बाय 3 वायर्स ईच 2 मीटर लॉन्ग, 2-2 मीटर लॉन्ग है। दोज एट ईच एंड आर ऑफ कॉपर, ये कॉपर के वायर है, एंड मिडिल वन ये आयरन का वायर है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द डायमीटर्स इफ ईच हैव टू बी द सेम टेंशन, तीनों में कह रहा है कि टेंशन सेम है, देखो यहाँ टेंशन सेम है, लेंथ भी तो सेम है, और ये जो इलोंगेट करेंगे ये भी सेम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सब कुछ सिमेट्रिकल है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा देते हैं, फोर्स अपॉन एरिया ΔL/L। देखो जब रेशियो निकालने की, रेशियो लिखा हुआ है तब तो सुपर इजी कैलकुलेशन होता है, कुछ मत करो, सिर्फ जो ये बोल रहा है ना उसी 2 चीज़ों को रिलेट करो। आप यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन लिखोगे, टेंशन यानी कि फोर्स सबके लिए सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया में थोड़ा चक्कर है, एरिया में चक्कर है क्योंकि ये डायमीटर का ही रेशियो मांग रहा है, यानी कि एरिया में आप क्या लिखोगे, डायमीटर को इन्वॉल्व करो, πr² होता है रेडियस का स्क्वायर, रेडियस मीन्स व्हाट, डायमीटर बाय 2 का स्क्वायर, यही तो होता है, इनटू चेंज इन लेंथ ΔL। इस क्वेश्चन में ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बस यंग्स मॉडुलस और डायमीटर का ही तो चक्कर है। तो सबको हटाओ, कांस्टेंट C नाम दे दो और यहाँ d² लिख दो, तो आपको मिल जाएगा d² = सम कांस्टेंट अपॉन यंग्स मॉडुलस। ये आयरन के लिए है, तो हटाओगे तो रूट आ जाएगा, दिस इज आयरन का डायमीटर, और ये कॉपर का डायमीटर, अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दो, तो डायमीटर ऑफ आयरन वायर, डायमीटर ऑफ कॉपर वायर, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन, बस कुछ नहीं करना। और ये दोनों तो कांस्टेंट फैक्टर होते हैं, आप कहीं भी डाटा कहीं से निकाल के आप यहाँ वैल्यूज डाल दोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें। और तो ये आपका रेशियो मिल चुका है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 11 ऑनवर्ड्स और खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लो, और भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, फील फ्री टू डिस्कस, एग्जाम का टाइम आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों, टेक केयर।